गुड मॉर्निंग बच्चों। है ना, क्लास 7 में हम साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में हम कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं? थर्ड लेसन पढ़ रहे हैं, रेशों से वस्त्र तक। मतलब रेशों से वस्त्र किस प्रकार बनाए जाते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि रेशम कीट का जीवन चक्र पढ़ा था। रेशम कीट का जीवन चक्र बना था कि रेशम कीट कैसे बनता है। तो क्या है, जब मादा है ना, मादा अंडे देती किस पे? सहतूत के पत्तों पर ये अंडे देती है ना। अंडे देने के बाद क्या होता है, ये लार्वा बनता है ना। रेशम क्या होता है, लार्वा कहलाता है। जो अंडे देती है तो वो क्या होता है कि उसमें से क्या होते हैं, लार्वा निकलते हैं, जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं। अब जब ये कैटरपिलर अपने आकार में वृद्धि करते हैं, जब ये अपने आकार में वृद्धि करते हैं तो क्या होता है, अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेते हैं। और वो जाल बुनने के कारण क्या होता है, वो जाल उसे एक ही स्थान पर स्थिर रहने के लिए, उस जाल के कारण क्या होता है, ये एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं, है ना। जाल बुनने के कारण वो कड़कपन आ जाता है और एक ही स्थान पर वो क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं। अब क्या है, जब वह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने के लिए सहायता करता है, उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है ना, इसकी वृद्धि होती जाती है तो इसका सिर जो है अंग्रेजी के 8 के अक्षर के समान, 8 के समान एक सिरे से दूसरे सिरे तक वैसे सिर बनाते चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ये ऐसा बन जाता है तो उसमें क्या, कैटरपिलर पतले तार के रूप में व्यवस्थित हो जाता है और उसमें क्या है, प्रोटीन नामक एक रस स्थापित होता है। जो ये रस सूख के बाद में क्या होता है, उसे रेशम के धागे के समान, रेशे के धागे में परिवर्तित कर देता है। तो ये सब क्रिया किसके अंदर होती है, जो कड़क रहता है, कोकून कहलाता है। कोकून के अंदर ये क्रिया होती जाती है। कोकून के अंदर यह क्रिया क्या होती है, होती जाती है। आगे उसका विकास होता है, कोकून के अंदर इसका विकास होता है। अब इसी प्रकार मतलब जो ये पढ़ा था उसी का हम फिर देखते कोकून से रेशम तक। कोकून से रेशम तक कैसे बनता है, मतलब तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकूनों से एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं ना। कोकून से रेशम प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, रेशम के कीटों को पाला जाता है ना। उसके बाद उनके जो कोकून मैंने बताया जो बनते हैं, उसको एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। तो ये कैसे बनते हैं, ये कैसे बनते हैं, तो रेशम कीट पालन, जब कोई मादा रेशम कीट अंडे देती है, जब कोई मादा रेशम कीट अंडे देती है तो क्या होता है, सैकड़ों अंडे देती है और फिर अंडों को सावधानी से किसी कपड़े की पट्टियाँ, है ना, या कागज़ में संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। उस अंडों को संग्रहित करके रेशम कीट को पालता है उनको बेचा जाता है। बेचने के बाद क्या होता है कि अंडों को क्या किया जाता है, इन अंडों को उपयुक्त ताप पर गर्म किया जाता है ना। वो उनके लिए जितना ताप आवश्यक रखता है उस ताप पर उनको गर्म किया जाता है। फिर अंडों में से क्या निकलता है, जब गर्म किया जाता है तो गर्माहट से क्या होता है, उसमें से लार्वा निकलते हैं। उसमें से क्या निकलता है, लार्वा निकलते हैं, जो मैंने आपको बताया, लार्वा निकलते हैं। अब जब ये सहतूत के वृक्षों पर जब नई पत्तियाँ आती हैं तो लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं, दिन रात खाते रहते हैं ना। जब नई पत्तियाँ आती हैं तो कैटरपिलर क्या करते हैं, दिन रात खाते रहते हैं और आकार में बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे आकार में बढ़ते जाते हैं। उसके बाद लार्वा की सहतूत की ताज़ी पत्तियों के साथ बांस के स्वच्छ ट्रे में इनको रखा जाता है। बांस के स्वच्छ ट्रे में इनको रखा जाता है। कैटरपिलर क्या करती है, 25 या 30 दिन के बाद होता है, कैटरपिलर खाना बंद कर देती है। जब 25 और 30 दिन के बाद ये कैटरपिलर आकार में बहुत बढ़ जाती है और खाना खाना बंद कर देती है। फिर क्या होता है, कोकून बनाने के लिए, जब वो कोकून बनाने के लिए बांस के छोटे छोटे पत्तों में चले जाते हैं। कोकून बनाने के लिए क्या करते हैं, रेशम की बांस के छोटे छोटे पत्तों में चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कोकून से जुड़ जाते हैं, है ना। फिर ये क्या होता है, कोकून जुड़ जाते हैं और रेशम कीट बनाते हैं। ये क्या करते हैं, कैटरपिलर अथवा रेशम कीट बनाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, उनके भीतर या पयूपा विकसित होता है। उनके भीतर क्या विकसित होता है, पयूपा विकसित होता है।
अब क्या इस प्रकार से मतलब ऊपर जो विस्तृत होगा उससे फिर रेशम का धागा बनाया जाता है, जो मैंने पहले बताया था कि कोकून बनता है ना, फिर प्रोटीन रस स्थापित होता है, वो सूत का कड़ा हो जाता है, फिर उससे रेशम के धागे बनते हैं। अब इसके बाद क्या है, रेशम कीट पालन है ना। अब ये जो कौन है रेशम, तो जो रेशम कीट पालन क्या है, रेशम के कीटों को पालना है ना। रेशम कीट पालन से पता चल रहा है कि रेशम के कीट का पालन, रेशम के कीट को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है, रेशम कीट पालन कहलाता है। अब क्या है, रेशम का संसाधन, रेशम का संसाधन। तो अब ये जब कोकून प्राप्त हुआ तो रेशम का संसाधन किस प्रकार से किया जाता है, तो रेशम का फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकून को बहुत सारी मात्रा में उपयोग किया जाता है ना। कोकून को बहुत अधिक मात्रा में उनको उपयोग किया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उसमें से वैक्स, कोकून में से क्या होता है, वैक्स कीट विकसित होते हैं। कोकून में से वैक्स कीट उत्पन्न, मतलब जो कीट वैक्स बन जाते हैं वो कोकून के अंदर से उत्पन्न होते हैं। उसके बाद क्या होता है, इन कोकून वैक्स कीटों को विकसित करने से पहले, जो वैक्स कीट बनते हैं उसको विकसित होने के पहले उनको क्या किया जाता है कि धूप में रखा जाता है। धूप में घरमास के लिए क्या कहता है, धूप में उनको रखा जाता है, फिर इनको उबाला जाता है ना। धूप में रखने के बाद धूप में रखा जाता है या पानी में उबाला जाता है ना, घरमास के लिए ना। तो पहले कि या तो धूप में रखा जाता है या पानी में इनको उबाला जाता है ना, या भाप में रखा जाता है। तो इस प्रक्रम को है ना, जो ये क्रिया हो रही है, इस प्रक्रम को रेशम क्या होता है, रेशम के जो फाइबर रहते हैं वो अलग हो जाते हैं। इस क्रिया में रेशम के जो फाइबर होते हैं वो कोकून से अलग हो जाते हैं। अब रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में रेशम निकालने के लिए पश्चात उन्हें धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। जब रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं तो क्या है, रेशम की रीलिंग, मतलब उस कोकून में से, मैंने बताया इसकी प्रक्रिया क्या है, तो कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रेशम की रीलिंग कहलाती है ना। जो कोकून से प्राप्त हुआ है उसके बाद उनसे धागा बनाने की जो प्रक्रिया आगे की जाती है पूरी, वो क्या कहलाती है, रेशम की रीलिंग कहलाती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। तो इस लेसन में क्या है, हमने पढ़ा कि यहाँ आपका लेसन समाप्त हुआ है। इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा है ना। इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा है, पहले हमने पढ़ा कि जानता और रेशे कौन से होते हैं, है ना। जानता और रेशा जो जंतु से प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जानता और रेशा कहलाते हैं। फिर जानता और रेशा कौन कौन से होते हैं, जैसे ऊन है, रेशम है, वो क्या कहलाते हैं, जानता और रेशे कहलाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि ऊन कैसे बनाई जाती है ना, कैसे बनाई जाती है। ऊन भेड़ की त्वचा से में से क्या करते हैं, उनके बालों को अलग किया जाता है। अलग करने के बाद मतलब दो प्रकार के बाल होते हैं, दाढ़ी के बाल अलग अलग होते हैं और उनके शरीर पर मुलायम, त्वचा पर मुलायम बाल अलग होते हैं। तो ये जो मुलायम बाल हैं उनसे कर्तित ऊन बनाने के लिए वो रेशों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हमने किया कि इसको ऊन को प्रदान करने वाले कौन कौन से जंतु है बताया, भेड़ के अलावा भी और बहुत होते हैं ना। खाली भेड़ से ऊन नहीं प्राप्त होती, याक होता है, बकरी होती है, ऊँट होता है, उनसे भी ऊन प्राप्त की जाती है। उसके बाद हमने देखा कि जो अंगोरा ऊन है वो कश्मीरी बकरी के बालों से प्राप्त की जाती है और उससे क्या किया जाता है, पश्मीना शाल बनाई जाती है। उसके बाद हमने देखा कि इस ऊन के मतलब रेशों से ऊन बनाने के कितने चरण हैं, रेशों से ऊन बनाने के कौन कौन से चरण हैं। तो हमने देखा रेशम से ऊन बनाने के चरण कौन कौन से थे, वो हमने कितने चरण थे, 6 चरण थे। कितने चरण थे, 6 चरण थे। कौन कौन से 6 चरण थे, पहला था ऊन की कटाई, ठीक है ना, कि भेड़ों की त्वचा से ऊन को अलग करना, है ना। ऊन की कटाई पहले क्या किया जाता है, भेड़ों की त्वचा से ऊन को अलग किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था अभिमार्जन, दूसरा चरण क्या था, अभिमार्जन। तो अभिमार्जन में किया जाता है, त्वचा से जो बालों को उतारा जाता है ना, उसके शरीर से बालों को जो उतारा जाता है उसको टंकियों में डालकर मशीनों के द्वारा उसको साफ़ किया जाता है ना। टंकियों में डालकर मशीनों के द्वारा उन बालों को साफ़ किया जाता है। तीसरा हमने पढ़ा था छटाई,
है ना। अभिमार्जन के बाद जो गांठ वाली ऊन रहती है और दूसरी ऊन रहती है उसकी छटाई की जाती है। उसके बाद हमने फिर पढ़ा छटाई के बाद सुखाना, है ना। उसके बाद जो उसको छटाई की जाती है उसके बाद किया जाता है बालों को सुखाकर उनको छोटे छोटे फाइबर जो रहते हैं, है ना, कोमल और फूले हुए जो रहते हैं उनको उसकी गांठ उसमें से अलग कर लिया जाता है और इसे क्या कहते हैं, बर कहते हैं। छोटी छोटी गांठ के रूप में जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं, बर कहते हैं। इसके पश्चात अलग करने के बाद फिर से इनका अभिवार्जन करके फिर इनको सुखाया जाता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सुखाने के बाद पांचवा था रंगाई, है ना। पांचवा क्या था, रंगाई। तो जो ऊन हमको प्राप्त होती है उसको क्या करना है, पुनः परिमार्जन करने के बाद उसको विभिन्न रंगों में रंगा जाता है ना। मैंने बताया था कि जो भेड़ की ऊन रहती है वो काली, सफ़ेद या भूरे रंग की रहती है, तो उसको अलग अलग रंगों में रंगा जाता है। उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा था रीलिंग, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, रीलिंग। तो रीलिंग क्या है कि मशीनों के द्वारा सुलझाकर जो रेशे बनते हैं उसको मशीनों के द्वारा सुलझाकर उसको क्या किया जाता है कि धागों के रूप में लपेटा जाता है। उसे धागों के रूप में लपेटा जाता है। जो ऊन प्राप्त होती है उसको मशीनों के द्वारा सुलझाकर धागों के रूप में लपेटा जाता है। तो ये हमने ऊन बनाने के अपने चरण पढ़े थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि रेशम से ऊन कब कैसे बनाया जाता है ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा रेशम, है ना। फिर हमने रेशम के बारे में पढ़ा कि रेशम कीट क्या है ना। रेशम क्या है, कहाँ रेशम कीटों से प्राप्त होता है ना, रेशम कीटों से प्राप्त होता है और रेशम कीट से रेशम किस प्रकार से बनाया जाता है। तो वो हमने कल आपको चित्र के द्वारा बताया था, है ना, कि रेशम जो मादा अंडे देती है, शहतूत के पत्ते पर अंडा देती है, फिर उसमें से लार्वा बनता है, लार्वा जिसे हम कैटरपिलर भी कहते हैं, फिर उसमें से प्यूपा बनता, फिर वो अपने चारों ओर एक जाल बना लेती है, जो जाल बनने के कारण वो उसको एक जगह स्थिर रखने में सहायता करती है। फिर प्रोटीन नामक एक रस साबित होता है जो हार्ड होकर तार के रूप में बन जाता है और रेशम का तार बना लेता है। फिर हमने ये भी बताया कि रेशम का तार इतना मजबूत होता है जैसे स्टील का तार मजबूत होता है ना। उसके बाद हमने ये देखा कि मतलब ये कोकून से रेशम किस प्रकार प्राप्त किया जाता है ना। तो क्या है, वो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उन कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। फिर रेशम कीट पालन मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद रेशम का संसाधन कैसे किया जाता है मैंने ये बताया आपको ना कि। और उसके बाद रेशम की रीलिंग, तो कोकून बनाने के बाद रेशे निकालने के बाद उसे क्या किया जाता है, धागे बनाने की प्रक्रिया, है ना। धागे बनाने की प्रक्रिया कहलाती है रेशम की रीलिंग कहलाती है। जैसे उसमें बताया था ना, ऊन की रीलिंग मशीनों के द्वारा उसको धागे के रूप में लपेटा जाता है, तो वो ऊन की रीलिंग कहलाती है। तो इसी प्रकार रेशम की रीलिंग भी है कि कोकून से रेशे निकालने के बाद उनसे धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रेशम की रीलिंग कहलाती है। तो बच्चों आज हमारा ये लेसन यहाँ पे समाप्त हो गया है। आपको ये लेसन पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसके हमको क्या करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करना है, मैं उसे आपको आगे बताऊंगी।